जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो में देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन को मैंने कैसे क्लासीफाई किया, हैलो एल्केन्स को कैसे क्लासीफाई किए, हैलो एरेंस को क्लासीफाई कर चुके हैं। अब देखते हैं इनके नाम, कैसे हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नाम लिखना, नाम इन जनरल IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नाम लिखना पड़ता है। जब भी आप रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और उस प्रोडक्ट के नाम आपको याद करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। जैसा आपको बेसिक लेक्चर में आपको बताया गया था कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको रूल क्या फॉलो करना है। रूट वर्ड, फिर होंगे प्रीफिक्स, पहले होंगे रूट वर्ड, फिर होगा सफिक्स फर्स्ट, फिर होंगे सफिक्स सेकेंड, और इनके अलावा जो कुछ भी बच जाए उसको लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और नाम लिख करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। CH2, CH3, CH2, CH2, Cl, और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे देख करेंगे। आपको बताया गया था कि रूट वर्ड, रूट क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन लगे हैं? 1 2 3। बस आप काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर कोई भी ग्रुप पाया जाए, सब्स्टिट्यूएंट पाए जाए, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या होगा? 1 2 3। क्या हो गए? 1 2 3 3। अगर कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। इसको आप रूट वर्ड में क्या लिखते हैं? प्रो। क्या लिखते हैं? प्रो। फिर सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है? सैचुरेशन। या दूसरा क्या हो सकता है? अनसैचुरेशन। सैचुरेशन क्या हुआ? कंपाउंड सैचुरेटेड होंगे तो कंपाउंड में केवल क्या पाए जाएंगे? सिंगल बॉन्ड। ये दूसरा क्या कंडीशन बन सकती है? अनसैचुरेशन पाया जा सकता है। अनसैचुरेटेड होंगे कंपाउंड तो उस कंपाउंड में पाए जाएंगे डबल बॉन्ड या तो प्रेजेंट होंगे ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पाए गए तो आप सफिक्स फर्स्ट क्या लिखेंगे? एन। अनसैचुरेशन पाया गया विथ डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे? इन। अनसैचुरेशन विथ ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे? आइन। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? ये कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड है सैचुरेटेड। कैसा है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सफिक्स फर्स्ट के रूप में क्या लिखेंगे? एन लिख दीजिए, एन प्रोपेन। सफिक्स सेकेंड क्या है? तो सफिक्स सेकेंड के रूप में आप लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के रूप में कभी भी हैलोजन क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं लिखे जाते। कैसे लिखे जाएंगे? हमेशा ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सफिक्स सेकेंड नहीं पाया गया। छोड़ दीजिए, नहीं पाया गया तो क्या, अब क्या लिखेंगे? जो बच जाए उसको कहाँ लिखेंगे? प्रीफिक्स में। इसमें बचा क्या? क्लोरीन, और क्लोरीन को कहाँ लिखेंगे? प्रोपेन के पहले। क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। क्लोरो। पोजीशन क्या है? फर्स्ट। तो लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। या 1 ना लिखें तो ये भी लिख सकते हैं क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम हो गया? क्लोरो प्रोपेन। इसमें भी
एक होता है ट्रेबियल सिस्टम, दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। दोनों तरीके से नाम आपको मिलते हैं। एक हो जाएगा नॉर्मल आइसो और एक हो जाता है नियो। ये नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है और नियो क्या है। नॉर्मल मीन्स होता है स्ट्रेट चेन, यानी सीधी चेन अगर पाई जाती है तो उसको लिखते हैं नॉर्मल। इसको ये चेन कैसी है, सीधी चेन पाई गई, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं नॉर्मल 1 ना लिखें, नॉर्मल 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल 1 क्लोरोप्रोपेन। या दूसरा के 1 ना भी लिखें तब भी लिख सकते हैं नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन। क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन। अब देखते हैं आइसो क्या होता है टर्म और नियो क्या होते हैं। आइसो मीन्स होता है सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप पाया जाए। क्या, सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप पाए जाएं। और नियो टर्म आता है यानी सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल चेन पाए जाएं। इसमें कितने मिथाइल ग्रुप होंगे, 1 मिथाइल ग्रुप होगा। और नियो का मतलब होता है सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, मिथाइल ग्रुप लगा हो। एक मिथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप। देखते हैं कैसे नाम लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक पाया गया CH3, पाए गए CH, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया CH3, फिर लिखे CH2 और फिर लिखे कोई भी हैलोजन या क्लोरीन ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया क्लोरीन। अब मैंने बताया आइसो टर्म आप कब लिखेंगे, जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप पाया जाए। इधर से भी देखेंगे सेकेंड ही है, इधर से भी देखेंगे तो सेकेंड ही है, दोनों तरफ से सेकेंड पाया गया। सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप पाए गए तो आप क्या कहेंगे, आइसो। आप देखते हैं आइसो और नियो जब भी टर्म लिखेंगे तो आप टोटल नंबर आप कार्बन काउंट करेंगे। जब भी आइसो टर्म आएगा या नियो टर्म आएंगे तो टोटल नंबर आप कार्बन काउंट किए जाएंगे। टोटल कार्बन काउंट करते हैं तो कितने हो गए, 4, 1, 2, 3 एंड 4 को आप क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है इसलिए लिखेंगे एन, ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 1, किस पोजीशन पर लगा है, फर्स्ट पोजीशन पर लिखा है तो आप लिखेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन या इसे आइसो टर्म भी इसके साथ में यूज कर सकते हैं। क्या, आइसो क्लोरोब्यूटेन, क्या लिख सकते हैं, आइसो क्लोरोब्यूटेन। इसको लिख सकते हैं आइसो क्लोरोब्यूटेन। फिर नियो टर्म्स क्या होते हैं, इसमें से एक आइसो से एक आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें। अब ये ब्यूटेन नहीं, अब इसमें एक कार्बन इंक्रीज कर गए, बढ़ गए, कार्बन की संख्या जैसे ही एक बढ़ गई तो आप क्या कहेंगे, नियो क्लोरोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा नियो क्लोरोपेंटेन। इस तरह से आप नामनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं। इसके अलावा कुछ नाम आपको और बता देते हैं। आपने कहा कि साहब
बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारे हैलोजन लगे हैं, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन ग्रुप लगे हैं, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर, तो बेंजीन रिंग आपका रूट वर्ड होगा, हमेशा बेंजीन रिंग क्या होंगे? रूट वर्ड होंगे। और इसमें पोजीशन स्टार्ट करते हैं 1 2, और भी हैलोजन लगे होंगे 3 4 हो जाएंगे। रूट वर्ड आपका क्या हो गया? बेंजीन। तो बेंजीन रूट वर्ड लिख दिए, बेंजीन। बेंजीन आपका जब रूट वर्ड हो गया, इसके बाद में आप देखेंगे रूट वर्ड के बाद में मैंने आपको अभी बताया था, रूट वर्ड के बाद में सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं। सफिक्स फर्स्ट के रूप में आपके पास में इन पहले से बेंजीन इन अटैच्ड है, यानी सफिक्स फर्स्ट हो गया। इसके बाद में लिखते हैं सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड के रूप में होते हैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया कि कोई भी हैलोजन हो वो फंक्शनल ग्रुप होते ही नहीं हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। बच गया क्या? आपके पास जो बच जाएगा उसे हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में आपके क्लोरीन बच गए। अब क्लोरीन की संख्या और उनकी पोजीशन लिखनी होती है, और क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 हैं, और पोजीशन क्या है? 1 और 2। तो इसको लिखेंगे 1 2 डाई। 2 के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से और भी नाम हैं, और भी नाम देख लेते हैं। एक टर्म आपको बताएंगे विस, और दूसरा टर्म होता है जेम। ये टर्म भी आपको नाम लिखते समय मिलेंगे। ये विस और जेम क्या होते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जेम मीन्स होता है सेम, सेम, और विस का मतलब होता है डिफरेंट। विस मीन्स डिफरेंट, और जेम मीन्स सेम। यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप अटैच्ड हों तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है जेम। और 2 अलग अलग कार्बन पर, 2 डिफरेंट कार्बन पर हैलोजन लगे हों तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है जेम। देखते हैं एग्जाम्पल। CH2 CH2, और 2 डिफरेंट कार्बन लिए, और दोनों डिफरेंट कार्बन पर मैंने सेम हैलोजन लगाए, क्लोरीन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? आप डायरेक्टली आप जानते हैं इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? विस। और विस का मतलब हो गया 2। विस क्लोरो इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? विस क्लोरो इथेन, विस क्लोरो इथेन। दूसरा देखते हैं जेम कैसे लिखते हैं। CH2 CH3 CH, और 2 क्लोरीन सेम कार्बन पर हो गए, इसके लिए आप क्या लिखते हैं? जेम। और हैं क्या ये? 1 2 3 मेथ, एथ, प्रोप, ये हैं क्या? प्रोपेन। प्रोपेन जिसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जेम क्लोरो, जेम क्लोरो प्रोपेन, जेम क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। इस तरह से जेम और विस 2 टर्म आते हैं। एक जेम टर्म आता है, जेम का मतलब होता है सेम,
बिस का मतलब होता है डिफरेंट, सेम का मतलब सेम कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप पाए जाएं, बिस का मतलब डिफरेंट यानी 2 अलग अलग कार्बन पर हैलोजन ग्रुप अटैच हों। इसके कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। जेम के लिए जब आप IUPAC नाम लिखते हैं तो लास्ट में आप डीन टर्म यूज़ करते हैं। डीन, क्या टर्म यूज़ करते हैं? डीन। और बिस के लिए ईन, आइलीडीन, क्या लिखते हैं? आइलीडीन, आइलीडीन टर्म यूज़ किया जाता है। इसके लिए डीन टर्म यूज़ किया जाता है। जब IUPAC नाम आप लिख रहे होंगे तो तब फिर इसके यूज आएंगे। अभी तक आप इतना ही देखें, और भी कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एक कार्बन है CH और इस पर 3 हैलोजन लगे हैं। अब इसका नाम, इसको इन जनरल तो आप कहेंगे ब्रोमोमीथेन, जनरल नाम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन। लेकिन इसका जब आप IUPAC नाम लिख रहे होंगे तो क्या कहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? कार्बन की संख्या 1 तो 1 1 और 1, ट्राई ब्रोमो और रूट वर्ड क्या आएंगे? मीथेन। 1 ट्राई ब्रोमो मीथेन। इस तरह से आप डिफरेंट IUPAC नाम और उनके जनरल नाम आप तैयार करेंगे। आप देखते हैं जब हम हैलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग पाई जाएगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, किस तरह से उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसके बारे में देखते हैं। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, क्या देखेंगे? नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कोई भी हैलोजन ग्रुप जब हैलो एल्केन लिख रहे होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाएगी, इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, देखते हैं। CH3 CH2 और आपका पाया गया हैलोजन, और ये हैलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकते हैं? आयोडीन। ये इनके नेचर क्या होगा? जैसे जैसे आप ये हैलोजन ग्रुप है, इनको एक साथ हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और इस हैलोजन ग्रुप में जब आप ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो देखते हैं, मान लेते हैं कोई भी एल्केन है जिसका ये साइज़ है, दूसरा हैलोजन ग्रुप है उसका ये साइज़ है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कुछ पिकोमीटर होगा, 1 2 3 कुछ भी पिकोमीटर हो जाए। एक सभी एल्केन का साइज़ तो सेम होगा, लेकिन हैलोजन का साइज़ मैंने इंक्रीज़ करा दिया। अब हैलोजन तो इनके बीच और इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होंगे, बढ़ जाएंगी। मैंने हैलोजन का साइज़ और बड़ा कर दिया और हमारा एल्केन सेम है तो इनके बीच का डिस्टेंस। और अब बॉन्ड देखते हैं, पहले बॉन्ड कैसा था? छोटा था, उससे बड़े हो गए, उससे बड़े हो गए, ऐसे डाउन टू द ग्रुप जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी। यानी फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक पहुंचने पर हमारे बॉन्ड लेंथ हैलोजन और एल्केन के बीच के बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, देखते हैं, एक छोटा चाक लेते हैं और एक बड़ा चाक लेते हैं। बड़े चाक को लेते हैं, 2 चाक लिया। अब दोनों में से तोड़ना कौन सा आसान है? बड़े चाक को तोड़ना आसान है, तो बड़े चाक को तोड़ना आसान है, इसलिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी।
अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट। ये क्लोरीन की सबसे अधिक होती है, तो ऑर्डर बना लेते हैं क्लोरीन